महिला होने के बाद भी नहीं झुकी बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों से और लिया बड़ा पंगा उन्होंने और झुका दिया हरियाणा सरकार को। सामना से आज हम हैं सेक्टर 37 में और हम आज जानेंगे ये आपके फरीदाबाद और हरियाणा की एक जानी पहचानी हस्ती हैं आशा शर्मा जी और मिस्टर SN शर्मा जी, और जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में, क्योंकि इन्होंने एक किसान आंदोलन में बहुत बड़ी किसानों की मदद की है और समय समय पर हमेशा समाज और राष्ट्र की शिक्षा के बहुत सारे मुद्दे उठाते रहे हैं। RWA और आसपास के सामाजिक जो मुद्दे हैं वो इन्होंने हमेशा उठाए हैं और जनता की आवाज़ बने हैं। आज जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में, क्योंकि इनका पूरा जीवन जन कल्याण और मानव सेवा में लगा है। नमस्ते जी। जानेंगे आज जो आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि समय समय पर आपने इस एज में भी कहीं ना कहीं RWA और बहुत सारे पद अब आज भी संभाल रहे हैं जी। नमस्ते भाई साहब, मैं एक किसान परिवार में पलवल में पैदा हुई थी जी। और वहाँ से मैंने अपने पिताजी से, कांग्रेसी थे, अपने पिताजी से समाज सेवा का ज्ञान लिया था जी। और उस दिन से लेके स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने कई प्रोग्राम जो स्कूल में होते थे वो किए थे। कई आपदाएं स्कूल में भी काम किया। उसके बाद स्टूडेंट की बात करें हाँ तो कि कहाँ तक शिक्षा रही है आपकी और क्या किस विषय में जी? 10+ तक हुई रही है मेरी। 12वीं तक मैंने शिक्षा ग्रहण किए जी। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में चली गई जी। तो ट्रेनिंग में भी जो हम गए उसमें BSc उस ट्रेनिंग में हुआ था जी। BSc नर्सिंग की थी जी जी जी। और उसके बाद में मैंने ड्यूटी ज्वाइन की जी। और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हिसार थी। जी जी। और उसके बाद से लगातार हमारे जो प्रोग्राम हुए, हेल्थ में जो आपदा आई है, हेल्थ में जो सरकार की तरफ से कमियां थीं उनको गिनाने का, उनको सुधारने का लगातार प्रयास हम करते रहे जी। और ये देखते हुए हमारी एसोसिएशन ने मेरे को एकदम स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट लिया, मेरे काम को देखते हुए। स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी है। और उसके बाद में सिर्फ कर्मचारी संघ ने जब मेरी यूनियन का काम देखा कि इन्होंने अपनी यूनियन को 4th क्लास से और डॉक्टर तक हमने एक एसोसिएशन बनाई थी पूरी जी। और लगातार उस पर हम लड़ाई लड़ते रहे हैं जी। शिक्षा के मामले में जो सरकार की कमियां थी, काफ़ी हमने प्रयास करके हेल्थ को हमने सुधारा, अपने विभाग को हमने बचाया जी। और जब भी हेल्थ पे आपदा आई, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो इम्यूनाइजेशन को हम फर्स्ट लेके आए थे जी। जो बच्चों के 6 जानलेवा बीमारियां आए और गर्भवती माताओं को है, वो हरियाणा हमारा पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आया था और उसका इनाम भी मिला जी। और उसके बाद में सिर्फ कर्मचारी संघ ने मेरे को स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसमें 104 यूनियन एफिलेटेड है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। उसमें मैंने काम किया, किसानों के आंदोलन में मैंने काम किया, अभिभावक एकता मंच में मैं वाइस प्रेसिडेंट थी और जनवादी महिला समिति में मैंने काम किया और जब जब कोई आपदा आई थी तब भी मैंने काम किया। उसके बाद से लगातार जब हम काम करते रहे, 8 बार मैं जेल में गई हूँ, 2-2 महीने की जेलें काटी है मैंने। 2-2 महीने किस कारण जेल काटी? जो नगर निगम का आंदोलन था 96 में, बंसीलाल जी की सरकार थी जी। और बंसीलाल जी की सरकार में हमने सिर्फ एक ही मांग थी हमारी, 1 तारीख से 7 तारीख तक सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए जी। और वो कितने कब मिलती थी? इनको मिलती थी 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, 3 महीने तक एक भूखा एक बार 6 महीने नहीं मिली और ऐसे ही काम करते रहे और गरीब लोग कम वेतन है इनका, तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और 17,000 हमारे कर्मचारियों को टर्मिनेट किया। हम टॉप लीडरशिप थे जो हमें 17,000 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया। हाँ जी, उस समय बंसीलाल ने। हाँ जी, 17,000 कर्मचारी टर्मिनेट किए और टॉप लीडरशिप को उन्होंने जेल में कर दिया था ताकि आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। लेकिन वो आंदोलन और तीखा हो गया और तीखा हो गया तो हार के बंसीलाल जी को हमसे बातचीत करनी पड़ी और बातचीत में 17,000 कर्मचारी, एक इतिहास है, रातों रात 12 बजे ड्यूटी पे लिए थे
रातों रात? हाँ जी, और जो हम पे केस बनाए थे वो वापस लिए थे जी। तो ये। और उसके बाद में एक बार हमारा इम्यूनाइजेशन का बाइकाट हुआ। चंडीगढ़ में हमारा धरना चल रहा था। दिवाली मैंने जेल में काटी है, नया साल मैंने जेल में काटा है। तो हम लगातार लड़ाई लड़ते वो किस केस में? वो कौन सा मामला? वो हमारे 9,500 का पे स्केल था, तो हमने 12,500 कराया जब भजन लाल जी की सरकार थी। अच्छा। और शांति राठी हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी। यानी कि बंसीलाल जी ने भी खूब यातनाएं की हैं। हाँ जी। और भजन लाल ने भी नहीं छोड़ा। हाँ जी। जी। उसके बाद हमें बातचीत के लिए बुलाया चंडीगढ़ में। हमारा धरना चल रहा था सेक्टर 7 में। जी। स्वास्थ्य का महानिदेशक के सामने सड़क पे हम बैठे थे। 68 दिन तक भूख हड़ताल थी हमारी। जी। और 68वें दिन बुला के हमें बातचीत की थी। रेडियो टेलीविजन सब पे वो प्रकाशित हुआ था। और भजन लाल जी ने ये कहा था, ब्याह के गाने कोई सच्चे ना हुआ करें। मैं तुमसे कह रहा था, मैं नेताओं को देख रहा था कितना दम है नेताओं ने। और हमें उस समय हमारा स्केल बढ़ा के 12,400 का किया था। तो वो हमने लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद में हमें टेक्निकल घोषित नहीं कर रहे थे। तो टेक्निकल घोषित करने के लिए हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी। हमने इंजेक्शन बंद कर दिए कि जब हम टेक्निकल ही नहीं है तो हम इंजेक्शन क्यों लगाएंगे। बिल्कुल। तो वो इम्यूनाइजेशन का बाइकाट किया। और इम्यूनाइजेशन का बाइकाट हमारे 6 महीने चला। और जब 6 महीने चला तब भी सरकार को बातचीत करनी पड़ी। और उसके बाद भी हम करके लाए थे। यमुना की सफाई के लिए एक बात करें, एक महिला होने के नाते जो पुरुष है घरों में बैठे रहते हैं, वो पुरुषों के खिलाफ, सीएम के खिलाफ इतना पंगा लेना, मतलब कभी डर नहीं लगा आपको? कभी डर न लगा जी मेरे को जी। अपने जो आंदोलन इनका नगर पालिका का था जी, उसमें हम गेट मीटिंग ले रहे थे। तो गेट मीटिंग लेते हुए हमारे डीएसपी थे राठी जी, आप भी जानते होंगे शायद उनको। जानता हूं। राठी जी आए, वो कहने लगे ये तुम्हें भड़का रही है। मैंने कहा राठी जी भड़काने का नहीं है, हकों की बात है ये भड़काने। तो वो बोले हम तुम्हें बंद करेंगे। मैंने कहा बंद कर लो जी, मंगा लो गाड़ी। गाड़ी मंगाई, मेरे को खींच लिया मैंने राठी जी की खींच के और नीचे फेंक दी राठी जी की। मैंने कहा मेरे को क्यों उतारा, ये महिला और तुमने बंद कर लिया, 80 महिला है हमारी, मेरे क्यों उतारा। कहने लगे आपको ऊपर से आदेश नहीं है बंद करने का। मैंने वो जब उनकी बेल्ट उतार के फेंकी तो कहने लगे कि, मैंने कहा बताओ अब तो है, हाथ ऐसे उठाया। मैंने कहा अब तो है आंदोलन, आपको मेरे को गिरफ्तार करने का। कहने लगे फिर इन्होंने मेरे तरफ दोनों तरफ घेरा बना के और मेरे को गिरफ्तार करके इनने यहाँ एक दिन में इतिहास है जी 8 थाने मेरे चेंज किए थे एक दिन में। 8 थाने चेंज किए थे। और लास्ट में मैं गई क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा उनको? ऐसा इसलिए करना पड़ा, तीखा आंदोलन था। जहाँ भी जा रही थी मैं, वहाँ हमारे कर्मचारी जिस थाने में जाते कर्मचारी बनते, मैं कहते एसएचओ को बुलाओ, इनको चाय पिलाइए, पानी पिलाया, खाना खिलाया, तो सब कर्मचारी मना करते। उन दिनों 80 रुपये एक कर्मचारी का मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से खर्च करने के लिए एसएचओ को, विभाग को। लेकिन उनको चाय तक भी नहीं पिलाई, सर्दी की बात थी। तब मैं वहाँ जाकर सभी थानों में हमने झगड़ा किया, लड़ाई करी, तो उनको खाना खिलवाया, चाय पिलाई, पानी पिलवाया, कपड़े दिए। शाम को 6 बजे मैं इसमें आई थी ओल्ड फरीदाबाद के थाने में। जब ओल्ड फरीदाबाद के थाने में आई, उन दिनों लक्ष्मण टाक हमारे प्रधान हुआ करते थे, उनको पिंजरे में बंद कर रखा जैसे बब्बर शेर को करते हैं, वो लंबे तगड़े थे। अच्छा। और हमारे काफी कर्मचारी थे। मैंने कहा भाई लक्ष्मण खाना मिला है नहीं मिला? कह रहे इन बहन जी कुछ नहीं दिया सालों में। मैंने कहा नहीं दिया? ऐसे हाँ मेरी बात कराओ। जिस थाने में जाती उसी थाने में हमारे जो कर्मचारी शोषित थे, वहाँ बंद कोई सुन ही नहीं रहा था, वहीं जाके आवाज उठाती और आवाज उठाती, वहीं खाना वाना मंगवा के सबको खिलवाया। मैंने 8 थानों में गई मैं उसके। लास्ट में मेरे को ले गए जो बल्लभगढ़ इधर कौन सा सदर है, सिटी है वो सामने वाला, उसमें ले गए सदर में मास्टर शेर सिंह भी थे हमारे, वो थे ये जो इनका जनरल सेक्रेटरी नहीं, नरेश नहीं, ये अपना अरे नहीं कलर था जो अपना चलो होगा रतन रोहिला, हाँ। वो दोनों को वहाँ कर रखा था। गेट मीटिंग ले रहे, मैं जोर से आवाज लगाई, मैंने कहा भाई मास्टर जी, तो मेरे को फिर ये नजरबंद करके इधर ले आए, ये सामने वाले सिटी में। अच्छा। सिटी में ले आए, आपको यकीन नहीं होगा 8 थाने बदले, किसी को पता नहीं चली मैडम कहाँ है, नजरबंद रखा मेरे को। अच्छा। हम 5 लेडीज थे, 4 और थे, एक मैं थी। जिस भी थाने में जाए उसी में अपने कर्मचारियों के लिए हमने मतलब वो दिलाने की कोशिश करी, खाना पानी चाय सब दिलाने की कोशिश। इसीलिए मेरे 8 थाने बदले।
और सारे ये कह रहे थे एसएचओ सभी कह रहे आप इतना झगड़ा करती हो, ये करती हो। तो मैंने कहा हमारे कर्मचारी जब भूखे बैठे हैं 80 रुपए एक का ले रहे हो, तुम्हारे पास 100 कर्मचारी है, कितना पैसा हुआ, क्यों नहीं दे रहे? सारे पैसा बचा रहे, भ्रष्टाचार तो मैंने सब जगह मतलब उनको राहत दिलवाई अपने कर्मचारियों को। रात को 1 बजे जब पता चला, शाम को 8-10 पे जब समाचार आते थे, एक ही चैनल पे आते थे, सिटी न्यूज पे, जब 8-10 पे समाचार में देखा कि बहन जी तो गिरफ्तार होगी, पता ही नहीं चला मेरा लोगों को, सभी डिपार्टमेंटों को। तो सारे डिपार्टमेंटों ने रात को 9 बजे पूरे थाने घेर लिए, जितने फरीदाबाद के थाने पूरे घेर लिए, उन्हें पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ। तो उसके बाद में वायरलेस आ रही थी, तेज हम सुन रहे थे वायरलेस बल्लभगढ़ में कि आशा शर्मा को रातों रात रोहतक जेल भेजो, नहीं तो प्रशासन और पुलिस में टकराव की परिस्थिति पैदा हो रही है, कर्मचारी और प्रशासन में टकराव की परिस्थिति पैदा हो रही है, रातों रात भेजो। फिर हमको बस में भर के 80 महिलाएं थी, बस में भर के लाए। गुलाब सिंह जज था जब, मुझे आज भी याद है, नाम नहीं भूलिए, उनकी कोठी पे लाए, और कोठी पे लाए तो गुलाब सिंह जी आंख मलते हुए आए, आशा शर्मा कौन है? मैंने कहा जी हाँ मैं हूँ, यस। तो कहने लगे इनको रोहतक ले जाओ। तो रात को 12 बजे हमें रोहतक शिफ्ट किया, सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम रोहतक में पहुंच गए। तो हमने तो काफ़ी संघर्ष किए टोल ख़त्म करने के लिए। मैं जब यहाँ की प्रेसिडेंट थी, टोल ख़त्म करने के लिए हमने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और टोल जाम किया हमने। मेरे पास आज भी फोटो है 37 सेक्टर की। हाँ जी। और वो इतना वायरल हुआ, वो दिल्ली में मैं फिर उसको ना सिलेक्ट किया था ऑल इंडिया में जी। और ऑल इंडिया में सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑल इंडिया से भी कई जगह से फ़ोन आए, और उसमें ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, जिसमें अपनी ये शीला दीक्षित जी ने जाना था, और वो थी अपने हाँ एक्स प्रेसिडेंट भंडार नायके थी। वहाँ मेरे को हैदराबाद में इनवाइट किया कॉन्फ्रेंस में कि आप आइए, लेडी होते हुए आप इतना काम कर रही है, हम आपके काम से प्रभावित हैं और आपको यहाँ हैदराबाद हम बुलाना चाहते हैं। मेरे को पता भी नहीं था, और वो आया ऑनलाइन आया। त्यागी जी ने देखा सबसे पहले। त्यागी जी ने देख के मेरे को सुबह मैं 6 बजे उठी थी, 7 बजे कहने लगे मुबारक हो। मैं इनका क्या है कि आपका तो न्योता आया हैदराबाद से। मैं कहा मुझे तो पता नहीं है। कह रहे ऑनलाइन आया, हम सबके पास है और आपने हैदराबाद जाना। मैंने कहा मेरे पास भेजना जरा। जब मैंने पढ़ा था उसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ मतलब वहाँ भाग ले रही थी, जहाँ मेरे को बुलाया संपूर्ण राष्ट्र के। हाँ जी। और ये जैसे किसान आंदोलन में भी आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है ये जी। किसान आंदोलन में जी चंदावली ने बहुत ज़्यादा दिन तक आंदोलन चला। वहाँ की सरपंच थी जो जी, वो सरपंच रचना शर्मा ने हम लोगों को बुलाया और हमने पूरा प्रोटेस्ट किया उसमें। उसके बाद जहाँ कहीं भी किसानों का आंदोलन चला लगातार, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, वो जो किसानों का दर्द है मेरा दर्द है। मेरे नाम भी 6 बीघे जमीन है, इसलिए लगातार हम किसानों की जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है वहाँ पूरा तन मन और धन से हम पूरी शिरकत करते हैं उसमें। हाँ, राजनाथ सिंह भी आए थे वहाँ जो वो हुआ था सम्मेलन। तो हम सब जगह मतलब मैं हमेशा से लाठी चार्ज में मैं घायल हुई। 2-2.5 महीने में हॉस्पिटल में पड़ी रही बीके में, जब स्टाफ नर्सों का हमारे का आंदोलन था और हम गए थे इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे। 1997 की बात है ये। तो मैं लाठी चार्ज में घायल हुई और 1.5-2 महीने में चारपाई में पड़ी रही थी। उस समय रामचंद्र बेंदा जी और अपने महेंद्र प्रताप जी और कृष्णपाल जी कई मेरे को देखने के लिए वहाँ हॉस्पिटल में भी आए थे जी। तो लगातार लड़ाइयों का इतिहास रहा है। एक बात करेंगे, एक यंग लेडीज और आप एकदम दिखने में भी ठीक हैं, तो ये जो आपके पति देव जी हैं, कई बार क्या होता है कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते। इतनी बड़ी आज़ादी इन्होंने दी है आपको, तो इनका कितना योगदान रहा है? सारा ही योगदान मेरे पति को और मेरी बेटी को जाता है। एक ही बेटी थी मेरी जी। ये उसको समझाते रहते थे, बेटा देखो इंदिरा गांधी एक थी, इंदिरा गांधी जवाहरलाल जी के, उन्होंने भी संघर्ष किया, ये किया, मतलब वो समझाते रहते थे। और जब मैं जेल में बंद थी तो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए और सभी कर्मचारियों का हौसला अफजाई करने के लिए इनने कविताएं भेजी, और वो कविता जैसे तैसे मैंने रोहतक से मतलब वो दे दी। हमारे एम्प्लॉइज जो मिलने जाते थे उनको दे दी,
और वो निकली। और वो जब पेपर में निकली तो पेपर में निकलने के बाद मतलब आंदोलन में इतनी जान पड़ी, बहुत ज़्यादा जान पड़ी। कुछ उसके अंश मेरे को अब भी याद है कविता के। सर क्या मतलब एक पढ़ी लिखी सुंदर जो गृहिणी है आपकी, और आंदोलन इस तरह से घर से जाना और सब कुछ करना, क्या इसमें कभी कुछ आपने और आदमियों की तरह वो सब फील किया, या क्या मतलब क्या रहा सर? नहीं, सच्चाई ये है कि मेरी अपनी पृष्ठभूमि भी जेपी आंदोलन से, स्टूडेंट लाइफ में जेपी आंदोलन से जुड़ गया था। अच्छा, खुद आंदोलनकारी रहे और हैं, उसके बाद समाज और राष्ट्र की आवाज़ बने रहे हैं। जी, जेपी आंदोलन की परिणति जो है बहुत अच्छी रही। उसके बाद मैं रेलवे में आया तो उस प्रगतिशील विचार की वजह से मैं खुद रेलवे की यूनियन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। और जब हमारी शादी हुई सन 80 में तो हमने ये इस तरह बढ़ावा दिया, क्योंकि हमने जो काम किया था, मेरे साथ महिलाएं भी काफ़ी थी जेपी आंदोलन में। और उसको यार इनको कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा एक राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा थी, और इसीलिए मतलब बहुत अच्छा तालमेल रहा। जी, इसलिए जब हमारे यहाँ अभिभावक एकता मंच के स्थापना हुई, उस स्थापना के मेंबरों में एक हैं, और मतलब संस्थापक उपाध्यक्ष का रूप में इन्होंने किया। मैं क्योंकि केंद्र के मैं नौकरी में था रेलवे में, इसलिए मैं केंद्र की अपनी यूनियन में भागीदारी करता था, जिसके सिलसिले में मुझे जगह जगह जाना पड़ता था। लेकिन इनको हरियाणा की राजनीति में इनको मैंने हर तरह से हौसला दिया, और हमारी बेटी ने भी सहयोग दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा परिवार ही बड़ा आंदोलनकारी है और बड़ा क्रांतिकारी विचारधारा। आज इस उम्र में भी रिटायरमेंट के मुझे 11 साल हो गए हैं जी। मैं आज भी मंदिर, शिव मंदिर, कितनी एज हो? मेरी 78 साल उम्र है और इनकी 70 साल है। 70। तो हम दोनों ही ये RW से जुड़ी हुई है, मैं भी RW से जुड़ा हूँ, सनातन धर्म मंदिर से जुड़ा हूँ, शिव मंदिर महासभा से जुड़ा हूँ, रामलीला मंदिर से जुड़ा हूँ, और जितने भी यहाँ संगठन हैं, सामाजिक संगठन, सब में हमारी कोई ना कोई भागीदारी है, और सक्रिय भागीदारी, सिर्फ नाम के लिए नहीं, सक्रिय भागीदारी है। तो हमारा समय और हमारा पेंशन, एक पेंशन हमारा इन्हीं कामों में खर्च होता है। हमारी बेटी है। अच्छा, एक पेंशन आपका इन्हीं कामों में, सामाजिक और ये जो आंदोलन है इन्हीं में जाता है। एक पेंशन से घर का गुजारा, एक पेंशन से घर का गुजारा करते, कितना बड़ा योगदान है। वैसे आज इतनी इस विकट परिस्थिति में जो लोग पौवा में बिकते हैं, 500 रुपये में बिकते हैं, और जो आप फिर बच्चों के लिए आप जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, उनके हक और अधिकार मार लिए, ऐसी सरकारें सत्ता में आके बैठ जाती, उन देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, संघर्ष ही है। मैंने देखा है संघर्ष, और कोई चारा नहीं। संघर्ष से ही रास्ता निकलता है, और संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, ढका जाए, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया सकता। तो हमारा यही सिद्धांत रहा कि हम सत्य के रास्ते पे चले हैं, और कई बार संगठनों में भी हमारे ऐसी बातें आई हैं, लेकिन सत्य हमेशा विजयी हुआ है। सत्य हमेशा विजयी, सत्य की राह हमने नहीं छोड़ा है, और सेवा हमारा मार्ग है। हमने आलोचना भी सही, फिर भी हम सेवा। हमारे जो कई आलोचक भी थे, लेकिन हम सुबह शाम उनकी हाल लेते, भाई आपका क्या हाल है, घर में कोई है? अच्छा, फिर भी हाल लेते थे। कोरोना काल आया, हम नज़र बंद थे, मतलब क्वारंटाइज थे हम सब के सब, लेकिन फिर भी फ़ोन लेकर के, भाई क्या दिक्कत है, कैसे क्या। तो हमने कुछ फल वालों के यहाँ बांध रखा था, कुछ जिला प्रशासन से तालमेल में थे, राशन भिजवाना ये ना। हमने कोरोना काल में भी मतलब घर बैठे हुए भी काफ़ी कुछ हम दोनों ने लोगों की मदद की है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो अच्छे संस्कार वाले आपके जीवन साथी मिले हैं, और कहीं ना कहीं आपको हर मार्ग पे उन्होंने सहारा दिया है, और क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? 2 शब्द। मैं ये कहना चाहूँगी कि उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं थी, बाद में हमने ली गाड़ी, और पूरे हरियाणा का, पूरे ऑल इंडिया की चक्कर काटती थी मैं। ऑल इंडिया की कन्वीनर भी थी हेल्थ की। 27 स्टेट इकट्ठे किए, और मैकपाई में हमने कॉन्फ्रेंस की 27 स्टेटों की जी। और गाड़ी ना होते हुए मेरे हस्बैंड के पास जब एक स्कूटर था, चंडीगढ़ हफ्ते में 10 दिन में हमें जाना पड़ता था एम्प्लॉइज़ के काम करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड इतना योगदान देते थे, मुझे गाड़ी में बस में बैठा के आते थे रात को 4 बजे,
जब हम 4 बजे वाली बस में बैठते थे तब हम वहाँ 10 बजे 10:30 बजे पहुँचते थे। ऑफिस में जाना होता था, सब काम कराने होते थे, सभी ऑफिस में हम जाते थे। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरे संघर्ष से ज़्यादा इन्होंने संघर्ष दिया है। भगवान ऐसे हस्बैंड, और हमें कभी आपस में तालमेल इतना कभी शक नहीं किया इन्होंने, जबकि मैं 100 जेंट्स के साथ अकेली सोई हूँ रातों में। क्या इसलिए कि हमारी मीटिंग होती थी सर, आंदोलनकारी जी, इतना बड़ा संगठन था जी, और 2-2 रात मीटिंग चलती थी, एक रात चलती थी, एक रात एक दिन चलती थी। तो उनके बीच में रही हूँ, कभी भी इन्होंने शक पैदा नहीं किया। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे खुले विचारों वाले आदमी होने चाहिए, ताकि घर में कभी ये गर्म होते हैं, मैं नरम हो जाती हूँ, मैं गर्म होती है ना, हमें लड़ाई भी नहीं होती, थोड़ी बहुत कभी होती है, गुस्से हो जाता है, आपस में एक दूसरे को मना लेते हैं। तो मैं सबको ये सीख देना चाहूँगी कि जैसे हस्बैंड मेरे खुले विचारों के, ऐसे सबके होने चाहिए और आदमियों को खुला विचार रखना चाहिए। तभी महिलाओं में बहुत टैलेंट है, बहुत सी महिलाओं में टैलेंट है, वो दबा के बैठी है। अगर महिलाओं को कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो खुल के काम करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। सभी महिलाओं में ताकत ज़्यादा होती है काम करने की, क्योंकि पुरुषों से कुछ ज़्यादा काम करती है, सर्विस भी करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, घर को चलाती हैं, सास ससुर को देखती हैं, पति को देखती हैं, सबका ख्याल रखती हैं। पुरुषों से ज़्यादा काम महिलाएं करती हैं। तो पुरुषों को भी खुले विचार का होना चाहिए, उनके टैलेंट को दबा के ना रखें। मैं ये संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, थैंक यू, धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो आपने काफ़ी संस्थाओं में काम किया है और काफ़ी संस्थाओं के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो ऐसे लगभग कितनी संस्थाओं में आप कार्य संभाल हुए हैं? जी, मैं हेल्थ की तो स्टेट की प्रेसिडेंट थी जी, और सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट थी जी, अभिभावक एकता मंच की पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनी मैं जी, और किसान संघर्ष समिति में भी मैं मेंबर थी जी, और जनवादी महिला समिति में जिले का मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। 37 सेक्टर में मैं 2 बार प्रेसिडेंट, 2 टर्म RW के प्रेसिडेंट रही हूँ और कन्फेडरेशन जिसमें जिले के सारे RW आती हैं, पूरे जिले के, हाँ पूरे जिले की जी, उसमें कन्फेडरेशन में मैं जोनल सेक्रेटरी रही हूँ और 2 बार प्रेसिडेंट यहाँ की रही हूँ, 1 बार जनरल सेक्रेटरी रही हूँ RW की, 1 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। जनवादी महिला समिति में भी मैंने काम किया है, किसानों में काम किया है और यमुना रक्षा दल में भी मैंने काम किया है। वो काफ़ी बड़ा आंदोलन चला, उसमें भी मैंने साथ दिया। रिटायर होने के बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो गोहाने में की थी मैंने, जहाँ राजनाथ सिंह जी आए थे, अपने ये गए थे शिक्षा मंत्री अपने इधर के हरियाणा वाले, और गडकरी जी थे, उस मंच पे मैंने ज्वाइन किया। लेकिन कुछ दिन मैंने रह के देखा, काम किया मैंने, और जब मैंने देखा कि यहाँ काम की वैल्यू नहीं है, कुछ काम की चमचागिरी की वैल्यू है, चमचागिरी अपने खून में है नहीं, तो मेरी विचारधारा वहाँ मिली नहीं, मेरी विचारधारा नहीं मिली तो मैं जयराम जी करके अपने वापस आ गई। अपने समाज में मैं काम कर रही हूँ आज भी, जहाँ कहीं चाहे बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, कहीं पार्कों में दिक्कत है किसी चीज़ की, कहीं पुलिस के लिए कोई प्रॉब्लम महिलाओं की है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं भी समाज में कोई दिक्कत होती है, सबसे आगे मैं भाग के मतलब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उसमें भागीदारी देती हूँ, चाहे वो तन से, मन से और धन से। मैं किसी से आज तक इतने, हमने जब उसमें थे एसोसिएशन में, इतने लोग लगवाए, हमारे निकाले हुए थे, उनको हमने संघर्ष करके लगाया था। चंडीगढ़ भी आंदोलन चला, यहाँ भी चला, यहाँ 2-2 जगह चला, उन लोगों को लगाया था। बहुत से हमें याद भी नहीं है कितनों को लगाया, लेकिन जब लोग मिलते हैं, कई कितने मेडिकल फेल हुए, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के, हुड्डा डिपार्टमेंट के, कितने, उनको सबको हमने, क्योंकि आपको पता है सब जगह आजकल खाने पीने का वो, हाँ बिल्कुल, तो वो फेल कर दिए थे, फेल कर दिया, हमने उनको पास करा के उनकी नौकरी बचवाई। और आज लोग जब मिलते हैं हमें कई बार कहते हैं हमारी नौकरी तो तुमने बचवाई है। एक बार मैं SDO के पास गई पलवल, कोई काम था, और जब मैं वहाँ पे गई तो वो देखते ही, बहन जी नमस्ते, मैंने कहा जी नमस्ते,
कह रहे बहन जी आप भूल गए, मैं नहीं भूला आपको। मैंने कहा जी मेरी तो नौकरी आपने बचाई है, SDO साहब कहते हैं। तो मतलब सुन के दिल में खुशी होती है, बहुत बड़ी बात है कि भाई हम लोगों को तो याद भी नहीं है किसका क्या किया, किसका नहीं किया। एक जो अभी आप देश में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं कुंभ में अभी इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आज अभी कश्मीर में इतनी बड़ी घटनाएं, ऐसी घटनाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसी घटनाओं के लिए मैं सरकार को मैसेज देना चाहूँगी कि मोदी जी जो हमारे काम कर रहे हैं, 36 इंची सीना है मोदी जी का, तो पुलिस प्रशासन मतलब हमारा जो जहाँ कहीं ढिल्ला है उसको स्ट्रॉन्ग करके समाज में जो ये अपराध हुए, देखो वहाँ भी इतनी बड़ी घटना हुई थी महाकुंभ में, उसके लिए भी हमने तो बड़ा दुख व्यक्त किया और उनके साथ खड़े होना चाहिए था, उनके परिवारों को मतलब सांत्वना देनी चाहिए थी। और इसी तरह अब इतने जम्मू कश्मीर में हुए, कल हमने प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च किया, हमें दुख है उन परिवारों का जो बेचारी 1 महीना शादी को हुए थे, वो वहाँ गई थी। उन सैलानियों का कसूर क्या था, इतने लोग गए थे, उन सैलानियों को चुन चुन के मारा है और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई है। और मैं ये कहती हूँ इस पे कि हम निंदा करते हैं इस कांड की और सरकार से अपील करते हैं कि बहुत जल्दी उनको सबक सिखाएं मोदी जी, जो हमारे लोगों के साथ किया। क्या लगता है कि हर जगह लाइन ऑर्डर कहीं कुछ वो लाइन ऑर्डर ढिल्ला है, सरकार लगता है कि सक्सेस नहीं है? देखो इंटेलिजेंसी की खबर मिल गई होगी इनको ऐसा होने वाला जी, हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमारी इंटेलिजेंसी कोई कमज़ोर नहीं है, बहुत ताकतवर है। मैसेज मिला होगा वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगानी चाहिए थी अपने। जो ये कांड हुआ है तो देखो इसमें तो ढील हुई है जो, तो ऐसे चाहे कुंभ में हुआ था, लगता है फेलियर। हाँ जी बिल्कुल, इन कामों में फेल है, इन कामों में फेल है और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जो लोग आज मैं तो इस पे आपके यूट्यूब चैनल पे देख रही थी कल, वो कौन सी एक्सप्रेस थी, उसमें हमारी एक महिला के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया, न्यूली मैरिड थी, पूरा सिस्टम न्यूली मैरिड थी, किसी स्टेशन पे रुकी, वहाँ स्टेशन से 8-10 लोग चढ़े और वो हथियारबंद थे, जबकि उस स्टेशन पे बोगी में 35 आदमी रह गए, लोग उतर गए थे और 35 पुष्पक एक्सप्रेस थी, उसमें मतलब 35 आदमी रह गए और 35 आदमियों के बीच में उस आदमी को बांधा, उसके हस्बैंड को बांध के उसको एकदम नंगा करके, एक वस्त्र नहीं छोड़ा उसके ऊपर, मतलब नंगा करके उसके साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया है। वो औरत बेचारी क्या करेगी, उसका क्या कसूर है, और उसी में वो रहे और ये कहा जो कोई बता देगा उसको गोली से उड़ा देंगे, ये हाल होगा उसके परिवार का। मतलब जबकि रेलवे में इतनी अंदर सिक्योरिटी होती है, प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी है, तो बहुत सारी सब कुछ होती है, उसके बावजूद देखो ये हाल हुआ। तो किसी ने इशारे में कहा, तब वो चढ़े थे, फोर्स वहाँ लगाई तो वो पकड़े हैं, कुछ भाग गए उसके बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरा देश महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दहशत में जी रहे हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए कि यहाँ पे जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ पर महिला जो खिलाड़ी भी बैठे हुए थे। हाँ, महिला खिलाड़ी दिल्ली में बैठी, उनके साथ क्या किया, घसीट अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जी, उसके बेटे को वो बनाए MP बना दिया, कमाल की बात है, टिकट दे दी। मतलब हमारी हरियाणा की बेटी ऐसी घसीट के उसको किया पुलिस ने, इन लोगों ने करवाया, न्याय कितने करप्ट मतलब उसमें थे और उसके बावजूद कोई न्याय नहीं मिला। कोई न्याय, धूप में तपती में बेचारी पिछली साल बैठी रही हो पहलवान, लेकिन उसके साथ उनको और उल्टा कहते रहे, गलत कहते रहे उनको, गलत तो कितनी महिलाओं ने शिकायत लगाई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सरकार को मैं ये कहती हूँ कि भाई महिलाओं का तुम इतने ठेकेदारी लेते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा अच्छा काम है, उस काम को करके दिखाओ ना, कागजों में करने से कोई फायदा नहीं, करके दिखाओ। जहाँ बेटी सुरक्षित जब होंगी तब हम कहेंगे सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार की जो तंत्र है वो सुरक्षित है, सरकार के तंत्र आज काम, विभागों की आवाज़ भी, आप ठेकेदारी, बहुत सारी चीज़ें हैं हमेशा विभागों की आवाज़ आज आपको पता हो, कौशल विकास योजना लिया है, वो विकास क्या विनाश योजना है, वो तो हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं, उसमें कोई पूछता नहीं कहाँ है क्या नहीं है, कोई तनख्वाह बढ़ाने का काम नहीं, कुछ नहीं, कच्चे कर्मचारी सारी ज़िंदगी रहेंगे, पक्के हो ही नहीं सकते कौशल विकास योजना में। मतलब ऐसे नए नाम छांट के लाते हैं, कहाँ से लाते हैं भगवान को पता।
हाँ, और जो हमारी पेंशन है, पेंशन पे डाका डाल रहे हैं। मतलब जो बुजुर्गों को भी सम्मान नहीं, जो बुजुर्ग बुजुर्गों हैं को भी नहीं है, हमारी पेंशन पे जी। डाका डाल रहे हैं। कल परसों हमारा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुआ, आप लोग भी आए थे उसमें जी। उसमें देखा है। मतलब हमारे पेंशनरों में ही दो फाड़ कर रहे हैं कि 31/12/2025 तक जो पेंशनर है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 8वें वेतन आयोग जो गठित होगा, जो मिलता है लाभ पेंशनर को, उन्होंने वो नहीं मिलेगा। भारत में सेवा नहीं करी। हाँ, अब ये बताओ, उन्होंने भारत में सेवा नहीं की तो कहाँ किया उन्होंने? वो उधर सारी सेवा जिंदगी उन्होंने बिता दी उसमें। उनके परिवार है वहाँ से वो हुए हैं, उन्होंने वो ढांचा खड़ा किया है, सब कुछ किया है, उसको बचा के रखा है, उसके बाद कर दिया। और एक 26 से जो मतलब पेंशनर होंगे उनको उसका लाभ दिया जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? हमको भी आपस में ही बांट रहे हैं, पेंशनर को भी। बुजुर्गों की भी इज्जत नहीं कर रहे, महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे, किसानों की इज्जत नहीं कर रहे। किसान जब बैठे थे, किसानों को क्या कह रहे थे? किसानों को कह रहे थे कि ये तो उग्रवादी हैं, बांग्लादेशी हैं। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जो हो रहा है हमारे यहाँ। अब देशवासियों को क्या मैसेज देना मैं देशवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आगे आने वाले दौर में जो भी अपने बीच में से मजदूर, किसान, छात्र, जो अगर आगे आना चाहता है कोई, अपने में से भेजोगे विधानसभा, लोकसभा में आवाज़ उठाने के लिए, तब तो आपके मन की आवाज़ उठ पाएगी। नहीं तो मोदी जी हैं, हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, मतलब इनका जो तंत्र है वो फेल है। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने लोगों में से उठा के आगे भेजो ताकि आपकी आवाज़ उठाएं। ये जो टोल की बहुत बड़ी यहाँ की समस्या थी, क्योंकि निवासी हैं के थे और उनको भी टैक्स पे करना है जी। तो ये जी, इस बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि टोल अपने आप में एक पाप है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है डबल टैक्सेशन इज क्राइम। तो जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राजमार्ग प्राधिकरण बनाया था और हमारा पर 1 लीटर पेट्रोल की बिक्री पर 2 रुपया जो है आज तो प्राधिकरण को जाता है। हर देशवासी जो भी पेट्रोल खरीदता है 2 रुपया पर किलोमीटर सरकार के खजाने में जा रहा है। इसका मतलब हमने सरकार टोल को या राजमार्ग के विकास के लिए पैसा सरकार को दे दिए। अब सरकार खुद प्राधिकरण से कराए, किसी ठेकेदार से कराए, CPTW से रोड का विकास करे, वो सरकार की जिम्मेदारी। हमने 2 रुपया 1 लीटर पर दे दिया। उसके बाद फिर टोल कंपनी हमारे सर पर ला के बिठा देती है और वो टोल कंपनी हमसे वसूलती है जो पैसा। ये बात आपने अभी पहले पता चली है कि जो पेट्रोल की खरीद पर हम 2 रुपये प्रति लीटर पर हम सड़कों के निर्माण के रखरखाव के लिए हम देते हैं। आज भी दे रहे हैं जी। तो इस वजह से टोल हमें लगना ही नहीं चाहिए। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि हमसे पैसे ले चुकी है, वो टोल के जरिए, टोल कंपनी के जरिए या अपने किसी भी एजेंसी से सड़कों का विकास कराएं, निर्माण कराएं। दूसरी बात, हम वाहन खरीद पर ऑलरेडी रोड टैक्स दे देते हैं। फिर ये डबल टैक्स जो है हमारे ऊपर एक डाका है, इसलिए सरकार इस पर पुनर्विचार करे। जब ये प्रेसिडेंट थे RWA के, तो माननीय परिवहन मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी आए थे और उन्होंने ये कह दिया था ये हर सेक्टर वासी की 1 कार फ्री होगी, 1 कार कंसेशनल होगी टोल टैक्स पे, और बहुत जल्दी इस टोल को मैं फ्री भी कराऊंगा। बदरपुर टोल के बारे में उन्होंने स्पेशली कहा था, लेकिन वो बात घोषणा ही रह गई और आज भी हम सेक्टर वासी टोल दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, जबकि हम मुश्किल से आधे किलोमीटर के दायरे में आते हैं, फिर भी हम लोग टोल दे रहे हैं। आप लोगों को भी टोल पे करना होगा? हाँ, हम लोगों का कोई टोल से माफ़ी नहीं है। तो हम ये सरकार से कहना चाहिए कि सरकार जो है इस बारे में पुनः विचार किए। टोल की लड़ाई हमने लड़ी थी और बहुत अच्छी सफलता मिली थी। नोएडा के हिसार से हर टोल संघर्ष वाले आए थे, हम एक प्लेटफॉर्म भी इकट्ठे हुए थे और बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिला था। जब टोल का हमने घेराव किया था बदरपुर टोल का प्लाजा का, तो उस समय जागरण, दैनिक जागरण की जो टीम आई थी, जो उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे, वहाँ विट्ठल भाई पटेल हाउस दिल्ली में एक प्रदर्शनी की थी, हम सबको बुलाया था। तो वो स्पेशली वो पिक्चर दिखाया था, ये पिक्चर ऑफ ईयर घोषित की गई थी। अच्छा, हमारे बंसल जी हैं जागरण के
वो पिक्चर ऑफ ईयर हाँ, घोषित की उन्होंने गई। बताया तो हमें स्पेशली ले गए थे कि भाई आप लोगों का काम, आप अपना काम देखिए। तो पिक्चर आप जो स्लाइड दिखाए थे कि बोले ये पिक्चर आप लोग, तो आज भी हमें समर्थन मिला है। लेकिन कुछ सरकार का ऐसा होता है कि मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं, सच्चाई ये है, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, गौड़ हो गए हैं। फिर उभार माने, जैसे आपने बात आई किसानों की आंदोलन, बहुत सारी बातों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सपोर्ट किया था, राजनाथ जी भी किसानों के आंदोलन में आए थे। तो हमारे मुद्दे गौड़ हो चुके हैं। आभा मंडल, कैसे मोदी जी के आभा मंडल में वो गौड़ हो चुके हैं, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। मुद्दे हमारे हैं कि टोल की लड़ाई फिर होगी। उन्होंने तो टोल पे कीले बड़े बड़े भाले लगवा दी, दीवारें बनवा दी थी। ऐसे सरकार को नहीं करना चाहिए। जो किसान आता है, अन्नदाता है, वो तो हाँ। हम ये कहना है कि टोल मुक्त करो, पूरे भारत को टोल मुक्त करो। उससे हमारा जाम लगता है, पेट्रोल खर्च होता है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है, टाइम की बर्बादी होती है। टाइम की बर्बादी होती है। अन्यथा अगर 10 टोल हैं तो कम से कम पैसे दे चुके हैं। 20 मिनट तो बर्बाद होते हैं। माध्यम से ये मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे, माननीय गडकरी जी इस पर जरूर विचार करें। ठीक, धन्यवाद। खैर जाओ, इधर को लिया कुर्सी। सुशील भाई आप इधर आ जाओ ना। ऐसे हो गए। मैम आज जो समस्याएं देख रहे हैं, आज जेई साहब को बुलाया है, क्या समस्या है? हमारे 10-15 दिन से यहाँ पानी की बहुत भारी किल्लत चल रही है जी लोग परेशान हैं। जी सारे दिन मोटर चलाते हैं, सारी रात जागते हैं, मोटर चला चला के देखते हैं, कईयों की तो मोटर भी पानी नहीं आ रहा। बहुत भारी समस्या है। फिर कल मैं तो थी गुड़गांव, आके मैंने जेई साहब से, एसडीओ साहब से कल बात की थी, मिलने भी गई थी इधर नगर निगम पे। तो कल इन्होंने समस्या का समाधान करने की कोशिश की, टैंकर भी भेजे है कल इन्होंने। और जेई साहब कहने लगे मेरी आज मीटिंग है, मैं मीटिंग ख़त्म करके आ जाता हूँ, सर्वे करता हूँ। और कल चलो किसी कारणवश हमारा प्रोग्राम था, कैंडल मार्च थी, इस वजह से नहीं आ पाए। आज सुबह जेई साहब का फ़ोन भी आया कि मैं आ रहा हूँ, और ये जगह जगह देख भी रही कौन सा पाइप कहाँ से जा रहा है। नए जेई आए, मेहनती हैं, मैंने इनके बारे में सुन रखा है, होनहार है और काम करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जब हमारे एक बुलावे पे कहने पे आ गए तो ये काम करेंगे निश्चित रूप से। जेई साहब, जो समस्या है पानी की सेक्टर 37 वासियों की, कितने जल्दी ठीक हो जाएगी? नहीं, ये हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप देख भी रहे हो, मैं नक्शा लेके बैठा हूँ। जी जी जी। तो हमने जो 2 ट्यूबवेल हैं वो एक्चुअली अभी काम इनका प्रोग्रेस में है। जी जी जी। ट्यूबवेल बोरिंग हो चुकी है, जल्दी से जल्दी मोटर लगा के इनका काम चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम जो है सिर्फ पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, ये 3 गलियाँ हैं, इनमें प्रॉब्लम है। तो ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल यहाँ लगने के बाद 839 के पास ये तीनों गलियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसके बाद मेरे ख्याल से आगे का ये क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा था, मतलब पहले भी हो चुके हैं इस तरह से। समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन सोल्यूशन होना मैन। हाँ, पर ये है कि अब ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके बाद इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में एक 70 वर्ष के यंग जो जवान आपको प्रेसिडेंट मिले हैं, कितना आप लोगों की मददगार साबित हो रहे हैं? जी, पहले अपना पहले मैं बताता हूँ आपको, जो आपने सवाल पूछा, आपका परिचय बताइए पहले सर। मैं सुशील यादव मेरा नाम है, और मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का काम देखता हूँ, जो सेवारत RWA के अंदर में। और जो आपने जवान जो 70 वर्ष की बात कही, उसका मैं भूमिका और आपको बताता हूँ। वाकई में जवान है, उन्होंने एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी हैं, 40 साल अपनी जवानी एयरफोर्स में लगा के, और अब इस सेवा में, यहाँ सेक्टर की सेवा में उन्होंने, और उन्हीं की एक ये समझ लीजिए कि कोई भी सेक्टर के अंदर कोई परेशानी होती है तो वो उसको इतना सीरियसली लेते हैं, जैसे जो उनके ब्लड के अंदर में आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से घुस गया है कि डिसिप्लिन और सीरियसनेस कि जो तो बहुत सीरियस लेते हैं। अभी पीछे जो है यहाँ पे पानी की समस्या एक विकराल रूप ले लिया, 15 दिन से पानी नहीं मिला, तो उन्होंने फॉलोअप करा पार्षद जी से, अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से, सबसे उन्होंने बातचीत करी। हमारी पूरी टीम ने उनको पूरा सपोर्ट किया, और साथ में जाके हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी MCF ऑफिसर्स के साथ में, जिसमें हमारे नेता भी शामिल थे। और उसमें 2 प्रपोज ट्यूबवेल थे DTH उससे बनाने वाले, वो अभी उसमें लगाने का तो कितना जैसा 230 दिन का समय था,
पर वो बोरिंग हो गई है उसकी, एक ग्रीन बेल्ट के अंदर और एक 839 के साथ में ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे, और उसमें मोटर और पाइप डालने का काम बाकी है, और वो भी जैसा आप कह रहे हैं जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। तो ये है, और जो पानी की जो समस्याएं बहुत परेशानी जो झेल रहे हैं वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि उसका निराकरण हो जाएगा। तो ये तो पानी के रिलेटेड बात है जी। इसके बाद में ये 2-3 लाइनों में ही परेशानी है, ज़्यादा वैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मली वैसे पानी का ठीक है 3 लाइनों। और ये जय साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी पहली पोस्टिंग है, एकदम यंग है, एनर्जेटिक है, और कई मामलों में हमने देखा है इनको, जब भी इनसे बात करी है तो इनका जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो इनके अधिकारीगणों को हम साधुवाद देते हैं। इतना अच्छा अधिकारी, इतना अच्छा जेई जो है वो बेस लेवल का सबसे पहली जो कड़ी होती है अधिकारियों के जेई होता है, तो हमें इतना अच्छा जेई दिया जो काम करने में दिन रात जो है यहाँ पे समय लगाता है। और टाइम्स में फ़ोन करते हैं, पर ये इनकी तारीफ़ है, ये फ़ोन उठाते हैं और कोशिश करते हैं यथावत, चाहे वो अपने इनके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो माजिद हैं, चाहे रामचरण हैं, चाहे उस्मान है, सभी पूरा हमें सहयोग करते हैं। के बीच में एक 70 वर्ष की यंग जवान प्रेसिडेंट हैं आपके, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपका मतलब जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी मैं उनके बारे में जी उनके बारे में कौन नहीं जानता। आशा शर्मा जी है, वो शुरू से ही इसमें रही है, भाग लिया उन्होंने, सबकी समस्या को पूरा दिल से हल करने की कोशिश करती है। वो अपनी एज के मुताबिक, मतलब कह सकते हैं 70 साल की, लेकिन वो है नहीं 70 साल की, उम्र से 70 साल की है, लेकिन दिल से तो वह भी बचपन है। वो सारे काम जहाँ पर भी जाओ, उसको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत उसकी कार्रवाई। आपका परिचय भी दीजिए। मैं मीना गर्ग, जनरल सेक्रेटरी। मीना गर्ग जी? हाँ जी, जनरल सेक्रेटरी। आप RWA सेक्टर 37? हाँ जी जी ठीक है जी। सर वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? आपके बीच में एक 70 वर्षीय यंग वाइस प्रेसिडेंट हैं जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी, आपका नाम भी बता दीजिए जी। मैं एडवोकेट पंकज कुमार शर्मा जी। मैं कहना चाहूँगा, जब से हमारे बीच में आशा शर्मा जी और SN मिश्रा जी आए हैं तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई है, और बहुत ज़्यादा महिलाएं बाहर आई हैं घर से कि भाई हमें कुछ करना है। ठीक है, सेक्टर 37 में पहले RWA में एक भी महिला नहीं थी, अब करीबन 40% महिला हमारी RWA में है। 40% जी, 40% सदस्य में RWA की? क्या बात है। तो महिलाओं ने पूरी रुचि दिखाई है, घर से निकलने लगी हैं आशा शर्मा जी के आने के बाद, और उनसे सीखते हुए आगे सारे कामों में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। ये सारी ये जो पॉकेट है। ठीक है।